हेलो हेलो हेलो, वेलकम, नमस्ते। लर्न वन के इस प्लेटफॉर्म पे आई होप आप सबको बहुत मजा आ रही है और अभी तक आप काफी सारी चीजें सीख चुके हैं मुझसे, पढ़ाई में काफी आगे बढ़ चुके हैं एंड आई होप कि आप ये सारी चीजों की प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वुमेन को भी परफेक्ट कर देता है वैसे, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। पिछले क्लास में मैंने आपसे बात की थी कॉन्सोनेंटल साउंड्स की या कॉन्सोनेंट्स की। उससे पहले मैंने आपसे वावल्स डिस्कस किए थे, जिसमें मोनोप्थोंग्स की बात की थी, डिप्थोंग्स की बात की थी, और उसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स पे आए थे। तो मैंने इंग्लिश में जितने साउंड्स हैं उन सब से आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया था। लेकिन अभी भी मैं जानती हूँ कि इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज ना, तो इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे साउंड्स हैं जो अभी भी हम थोड़ा मुश्किल से बोल पाते हैं। इंडियंस को काफी दिक्कत आती है इन साउंड्स में, क्योंकि काफी साउंड्स ऐसे होते हैं जो शायद हमारी भाषा में ना हो। तो आज की क्लास में मैं उनमें से कुछ कॉमन साउंड्स लेने वाली हूँ और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हूँ। तो इसके बाद आपका प्रोनाउंसिएशन तो परफेक्ट हो ही जाने वाला है। बट पहले तो ये जान लेते हैं कि ये सब होता क्यों है। इंग्लिश में एक चीज तो कंफर्म है कि लिखते कुछ और है और बोलते कुछ और है। उन भाषाओं में से एक है इंग्लिश। काफी सारे वर्ड्स अच्छे भी है, इंग्लिश हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए, पर काफी सारे वर्ड्स उसके अच्छे भी है, जैसे लिखे जाते हैं वैसे ही बोले जाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स जैसे कि कर्नल ले लो फॉर एग्जाम्पल, उसका स्पेलिंग क्या है पता है? COLONEL। अब अगर ये पेपर में लिखा होगा तो आप कैसे पढ़ोगे? कोलोनल नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन है कर्नल। तो इसमें स्पेलिंग में तो आर है ही नहीं, लेकिन बोलते वक्त हम आर यूज करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं इंग्लिश में जिसका लॉजिक है और कुछ चीजें हैं जिसका ब्लेम हम डालने वाले हैं हिस्ट्री पे। तो सबसे पहले तो आपका मेन सवाल आंसर करती हूँ कि ये इंग्लिश वर्ड ऐसे है क्यों, जो लिखते हैं वो क्यों नहीं बोलते। तो हुआ ये था कि इंग्लिश जो है ना वो इतनी चलती नहीं थी पहले। आज इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा जरूर मिला है, लेकिन पहले जब ये नई नई आई थी तब इतनी नहीं चलती थी। उसका कारण है, पहले लैटिन और फ्रेंच ज्यादा चलती थी। फ्रेंच तो आज भी चलती है लेकिन लैटिन इतनी नहीं चलती। जैसे इंडिया में हुआ था हिंदी के लिए, पहले चलती थी संस्कृत अच्छे लोगों के लिए, और जो नॉर्मल लोग थे वो लोग बोलते थे प्राकृत। प्राकृत से आई देवनागरी और देवनागरी से आई हमारी हिंदी। तो इंग्लिश का भी जन्म ना कुछ ऐसे ही हुआ है, इसीलिए इंग्लिश हिंदी काफी सेम है, भाई बहन जैसे हैं। तो इंग्लिश में क्या हुआ था कि पहले लैटिन थी, फ्रेंच थी, तो लोग इंग्लिश में बात नहीं करते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राइटर्स आने लगे, इंग्लिश में लिखने लगे, और इसीलिए लोगों को इंग्लिश में मजा आने लगा, तो ज्यादातर लोग इंग्लिश में बात करने लग गए। पर तब बात करने के लिए, अपना इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स तो चाहिए। इंग्लिश के पास इतने थे नहीं। तो जैसे हम पड़ोसी से शक्कर मांगते हैं ना, वैसे ही इंग्लिश भी अपने आस पड़ोस की सारी भाषाओं के पास जाके वर्ड्स लेके आई। तो लैटिन से वर्ड्स लिए, जर्मन से लिए, स्पेनिश से लिए और फ्रेंच से भी लिए, बहुत सारी लैंग्वेजेस से लिए। कुछ वर्ड्स तो संस्कृत से भी लिए हैं। तो इंग्लिश ने किया ये कि उनके प्रोनाउंसिएशंस ले लिए और स्पेलिंग्स अपनी खुद की बनाने लग गए। तो तब कुछ फर्क आता था स्पेलिंग्स में, जो राइटर्स लिखते थे वही स्पेलिंग हो जाती थी। जैसे कि जनरल, तो तब जनरल की स्पेलिंग पता है क्या थी? GENERALL। आज की स्पेलिंग में डबल एल नहीं है, सिंगल एल है। तो ये सब चेंजेस होते गए धीरे धीरे, आज तक हो रहे हैं। लेकिन ज्यादातर वर्ड्स 16th सेंचुरी में फिक्स हो गए। फिक्स इसीलिए हुए क्योंकि आपके न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हैं उसका जन्म हुआ 16th सेंचुरी में, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस आई थी, तो चीजें प्रिंट होने लगी, और जब वो कागज पे आ जाती है तब वो फिक्स हो जाती है। इसलिए वो चीज के बाद काफी सारी स्पेलिंग्स सेम रह गई और आज तक चलती है। इसका कारण है, यही कारण है कि इंग्लिश के काफी सारे वर्ड्स लिखे अलग तरीके से जाते हैं और बोले अलग तरीके से जाते हैं। है ना मजेदार हिस्ट्री? अब हिस्ट्री समझ चुके हो तो आ जाते हैं कॉमन डिफिकल्ट साउंड्स पे। तो जो भी हुआ हो इंग्लिश में, हमें तो मतलब है सिर्फ और सिर्फ सीखने से। तो हम आज जो भी साउंड आपको डिफिकल्ट लगते हैं वो सीखेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि जो TH है ना, कुछ जगहों पे थ कहते हैं इसे और कुछ जगहों पे ध कहते हैं। और मुझे मालूम है कि तब आपको ये कंफ्यूजन आया था कि मैं कहाँ थ यूज करूँ और कहाँ ध यूज करूँ। तो आज मैं आपको पहले तो इनका डिफरेंस समझा देती हूँ।
थ में होता ये है कि आपकी जो ये जुबान है, जो टंग है आपका, वो टीथ के बीच में आएगा और आवाज अंदर से निकलेगी। आपके गले के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो आवाज निकालेंगे, हवा थोड़ी सी बाहर निकलती है, जिसे हम बोलते हैं थ। थ जब आप बोलेंगे तो थोड़ी सी हवा निकलेगी बाहर मुंह से। और जो ध होता है उसके लिए जो हमारी टंग होती है वो हमारे ऊपर के टीथ के पीछे चली जाती है, और ये थोड़ा सा साउंड जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, स्वर इसका ऊंचा है, सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा हार्ड है, तो इसे कहते हैं ध। हवा इसमें भी निकलती है पर थ जितनी नहीं। तो ये तो बोलने का फर्क हुआ। जैसे कि अब कभी कभी आप बोलते हैं थिंक, थीसिस, बाथ, तो ये सब वर्ड्स में हम थ यूज कर रहे हैं। और काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे देयरफॉर, देयर, दिस, द, देन, इसमें हम द यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसका लॉजिक क्या है, तो कोई लॉजिक नहीं है। सच बताऊं तो इसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, इसके लिए मैं फिर से हिस्ट्री को ब्लेम करूंगी। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं समझाऊंगी लॉजिक, क्योंकि आज तक इंग्लिश में कुछ कॉमन पैटर्न्स देखे गए हैं। पैटर्न्स मैंने इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके एक्सेप्शन हो सकते हैं, ये रूल नहीं है। ये चीज मैंने खुद ऑब्जर्व की है और मेरे जैसे कई और लोगों ने ऑब्जर्व की है कि कुछ कुछ ऐसा होता है। तो जैसे कि अगर आप कोई वर्ड देख रहे हैं, ये आपको रीडिंग में काफी काम आएगा, और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपको वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन आने लगेगा। जिन लोगों को फोनेटिक सिंबल्स पता होते हैं वो तो डायरेक्ट डिक्शनरी खोल लेते हैं। अगर आप गूगल में भी कोई वर्ड डालेंगे ना तो उसका फोनेटिक सिंबल आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये साउंड डालना है। लेकिन उस कंफ्यूजन में अगर नहीं जाना चाहते हैं तो मैं आपको स्पेलिंग के साथ लॉजिक सिखाऊंगी। थोड़ा स्लो है ये मेथड, लेकिन इसके बाद आप ये सारी स्पेलिंग्स नोट करने लगिएगा। जैसे कि सबसे पहला पैटर्न, जब ये टीएच जो है, जब ये दो वावल्स के बीच में आ जाता है, जैसे कि आपके एग्जाम्पल में है मदर, तो ये वावल्स क्या है, ओ और ई। तो जब इन दोनों के बीच में टीएच आया तो हो जाता है द। मदर, बॉदर, वेदर, बेद। हाँ जी, ये है बेद, बात नहीं है ये। बात और बेद अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर ये किसी वर्ड के बाद आता है या फिर किसी कॉन्सोनेंट से पहले आता है तो उसमें हम यूज करते हैं सॉफ्ट टीएच, यानी कि थ। तो जैसे कि ऐसे वर्ड्स होते हैं बाथ जैसे या मिथ जैसे या माउथफुल जैसे, नोट कीजिए जो टीएच है वो वर्ड के लास्ट में आता है, या फिर अगर बीच में आ रहा है तो उसके जस्ट बाद कोई कॉन्सोनेंट है। जैसे माउथफुल को देखिए, बीच में आ रहा है टीएच और उसके बाद है एफ, तो एफ जो है वो मेरा कॉन्सोनेंट है, इसीलिए वहां पे मैं सॉफ्ट टीएच यूज करती हूँ, माउथफुल। तो उसे मैं माउथफुल नहीं कहती हूँ, माउथफुल कहती हूँ। तो ये तो पैटर्न नंबर 2 है। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है वर्ड विथ का। मैंने आपको बता दिया था कि एक्सेप्शंस आएंगे। तो ये जो वर्ड है WITH, कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं विथ, यानी कि सॉफ्ट टीएच के साथ। गलत है, सॉफ्ट टीएच के साथ नहीं, इसे हार्ड के साथ प्रोनाउंस करना होता है, यानी कि ये हो जाता है विद। विद, तो जी ये जो टीएच है ये द का साउंड ले लेता है, विद। हम इंडिया में काफी सारे लोग टीएच जो है वो थ की तरह बोलते हैं विथ के साथ, लेकिन हमें ये याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जो इंग्लिश है ये भाषा अंग्रेजों की ही है, तो उनकी तरह बोलना सीखेंगे तब थोड़ा थोड़ा इंग्लिश इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं एक और पैटर्न की। अब जैसे कि कोई फंक्शनल वर्ड्स है, फंक्शनल वर्ड्स का मतलब है ये दिस, दैट, देयर, दे, ऐसे कोई वर्ड्स हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस के मतलब में कंट्रीब्यूट नहीं करते लेकिन सेंटेंस बनाने में हमारे काम आते हैं, उन्हें हम फंक्शनल वर्ड्स बोलते हैं। तो वो सारे वर्ड्स में अगर टीएच है तो उसे हार्ड टीएच कहते हैं, यानी कि द जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हम कहते हैं दिस, दीज, देयर, दे, द। तो आप देख रहे हैं ना, मेरा द और द ही निकल रहा है। और बाकी सारे जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के, उन सब में सॉफ्ट टीएच आता है, जैसे कि थंडर है, थिएटर है, थिंक है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। और उन सब वर्ड्स में ये सारे वर्ड्स जिनका कोई मतलब होता है, जिनका कोई डेफिनेशन, कोई मीनिंग होता है, उसमें आता है सॉफ्ट टीएच। तो हार्ड टीएच के तो सिर्फ 2 ही रूल्स हैं, एक अगर वो 2 वावल्स के बीच में आता है तो, और दूसरा अगर वो फंक्शनल वर्ड्स में आता है तो। इतना याद रख लीजिए, ये पैटर्न्स आपके काम आएंगे। आई एम श्योर इसके अलावा भी बहुत पैटर्न्स होंगे, बट अभी के लिए इतना काफी है।
आपका काम जरूर निकल जाएगा इसमें से। अब बात करते हैं एक और साउंड की, जो कि है ER साउंड, यानी कि अर। याद रखिए, स्पेलिंग और साउंड एक चीज नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें साउंड पे फोकस करना है क्योंकि हम सीख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन को। तो ये जो अर साउंड है ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे ऑप्शंस काफी सारे दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स काफी सारे दिए हुए हैं। एक चीज जरूर नोटिस कीजिए कि इन सब के स्पेलिंग में ER नहीं है। मैंने कहा था स्पेलिंग और साउंड एक चीज नहीं है। तो नर्व में ER है, चर्च में UR है, फर्स्ट में IR है, वर्ल्ड में OR है और पर्ल में EAR है, लेकिन इन सब का साउंड है अर। तो हम कहते हैं नर्व, चर्च, फर्स्ट, वर्ल्ड, पर्ल, हर एक में आपको थोड़ा थोड़ा आर जरूर सुनाई देगा। अर यही साउंड आएगा, सबका स्पेलिंग अलग है। तो ये रूल को जरूर याद रखिएगा कि ये जो साउंड है इसके साथ ये सारे स्पेलिंग्स जाते हैं, ER, IR, UR, OR और EAR, ये सब कुछ इसके साथ जाएगा। तो जब भी आप कोई वर्ड देखें तो आपको उसका साउंड का अंदाजा आ जाएगा। अगर ये दो साउंड्स आपको क्लियर है तो अब कुछ इजी साउंड्स पे भी बढ़ते हैं, जैसे कि है व। अब व साउंड तो बहुत इजी है, लेकिन चैलेंज ये है कि व बोलना कहाँ है, क्योंकि काफी स्पेलिंग्स में वो होता है और हम बोल लेते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि इसमें चैलेंज क्या है। जैसे कि नॉर्मल अगर वर्ड्स है, जैसे कि वैली है या नवंबर है, तो कहीं भी शुरू में या बीच में आया तो हमने उसको वो बोल दिया, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। या फिर कोई वर्ड के एंड में भी अगर आ जाता है तो भी हम उसको बोल ही देते हैं, वो की तरह ही बोल देते हैं। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि जब वो एंड में आता है तो उसका स्पेलिंग ज्यादातर केसेस में VE हो जाता है। जब शुरू और बीच में आता है ना तो हम सिर्फ V लिखते हैं, इसलिए हमें पता है व। जैसे कि अगर वर्ड है नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव का स्पेलिंग है NEGATIVE। तो ये जो VE आ जाता है उसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं E को कैसे बोलूं, क्योंकि नेगेटिव तो व पे खत्म हो गया, तो काफी लोग उसको बोल देते हैं नेगेटिव। तो ये जो E है ना, ये हमें नहीं बोलना है। कई सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो IVE में जाते हैं या सिर्फ और सिर्फ VE में जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे इम्प्रूव। ये जो एग्जाम्पल है इम्प्रूव या फिर अट्रैक्टिव, दोनों का स्पेलिंग जो है उसको नोट कीजिए, मैंने अंडरलाइन किया है आपके लिए। तो कैसे भी उसको स्पेल किया हो, VE हो या IVE हो, आप उसको वो की तरह ही बोलेंगे, ठीक है। काफी सारे नामों में भी, जैसे इंसानों के नाम या जगहों के नाम में वो साउंड आता है। तो मोस्ट ऑफ साउंड्स तो इजी होते हैं, लेकिन एक नाम है, ये जो बीच में लिखा हुआ है STEPHEN, क्या आप इसको स्टीफन कहते हैं? अगर हाँ तो ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। ये लिखा जरूर PH है, लेकिन इसे कहा जाता है स्टीवन। तो ये जो PH है ये भी V का साउंड ले लेता है। बहुत ज्यादा लॉजिक ढूंढने मत बैठिएगा, वरना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा रही हूँ, इसीलिए सिखा रही हूँ ताकि गलती ना हो। इसलिए मैंने आज एक्सेप्शंस की बात करना शुरू किया है, ताकि मैं जानती हूँ कि आप नॉर्मल वर्ड्स तो इजीली बोल लेंगे, पर ये जो एक्सेप्शंस है ये अगर आपको आ गए तो फिर कहीं पे भी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई सारी जगहें ऐसी होती है, जैसे कि कोई वर्ड है और उसका हमें प्लूरल करना है, जिस वर्ड में F होता है, जैसे कि लाइफ। तो लाइफ का जब मैं प्लूरल फॉर्म करती हूँ तब वो हो जाता है लाइव्स, तो वहां पे भी V आता है, तो F जो होता है वो V में चला जाता है। जैसे कि हमारा एक नंबर है 5, तो उसका स्पेलिंग कुछ लोग FIFE लिखते हैं, कुछ लोग FIVE भी लिखते हैं, दोनों स्पेलिंग्स एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर FIFE भी है और उसका प्लूरल करना है तो वो हो जाता है फाइव्स, तो जो V है वो आ जाता है F की जगह पे। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, चिंता मत करना बिल्कुल भी। उसके अलावा ST साउंड के बारे में भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ अभी। अब ये ST साउंड क्या है ये जानने की पहले कोशिश करते हैं। मैं जानती हूँ कि जब भी हम ये ST देखते हैं तो हमारे मन में आता है स्त, पर ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश में त होता ही नहीं है, ट होता है इंग्लिश में। इसलिए ये जो ST का साउंड है, जो स्पेलिंग की मैं बात कर रही हूँ, उसका जो साउंड है वो है स्ट। इसीलिए ऐसे वर्ड्स आते हैं स्टॉर्म, फर्स्ट, स्टॉप, लास्ट।
अब ST जो है ना, इसके पास भी कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। तो जो भी हमने नोटिस किया है वो सब कुछ हमने पैटर्न से नोट किया है। तो ये तो मैं जानती हूँ कि फर्स्ट है, स्टॉप है, लास्ट है, तो पहले या आखिरी में आया तो हमने उसको स्टॉप बोला। लेकिन उन वर्ड्स का क्या जिनके बीच में ST आ जाता है, जैसे कि क्रिसमस। तो क्रिसमस में तो स्टर आया ही नहीं, ट तो डेफिनेटली नहीं आया, स फिर भी आ गया। तो ऐसा क्यों? या ऐसा कोई वर्ड है कासल। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी किसी वर्ड के बीच में आ जाता है ST, तो फिर वो जो T होता है यानी कि जो ट का साउंड होता है वो चला जाता है साइलेंट मोड पे। साइलेंट वर्ड्स भी बहुत सारे होते हैं इंग्लिश में, ये तो आपको ज़रूर याद होगा ही। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। हाँ, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।